ये एसपीएम लगा दी बीच में ना, ये एसपीएम लगा दी, और यहां एक पिस्टन लगा रखी थी अपन ने, एक पिस्टन इधर लगा के, दोनों बराबर के हैं, ध्यान रखना है ना। ये पिस्टन हो गई, ये पिस्टन हो गई, ठीक है। और उसके बाद अपन ने इसमें भर दिया विलियन, भर दिया ना दोनों में ही, ये लो, ये आपके पास क्या है, एसपीएम है ना। ये था विलियन फर्स्ट और ये था विलियन सेकंड। पानी अपने आप चला जाएगा निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता का मतलब पतला, निम्न सांद्रता का मतलब अपन पतला लिख दें, और उच्च सांद्रता का मतलब गाढ़ा लिख दें भाई, सही है कि नहीं। पानी अपना आप जाएगा किधर, निम्न सांद्रता, यानी पतले, पतले का मतलब पानी ज्यादा रहे, पानी तो पानी इधर से चल जाएगा विलियन फर्स्ट से विलियन सेकंड में, निम्न सांद्रता से उच्च में, पतले से गाढ़े में, पानी अपने आप चल जाएगा, पिस्टन ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो ये पिस्टन मान लो इस ए से यहां चली गई बी पर, और यहां में ये ए थी, ए से कहां जाएगी बी, ये नीचे किसके ना भाई, पानी परली तरफ जाएगा तो ये पिस्टन तो नीचे आएगी, और ये पिस्टन, बोलो सही कि नहीं। ए से कहां चली गई, ए से कहां चली गई, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप वापस उसी लेवल में इसको लाना चाह रहे हो, पिस्टन ए से बी में चली गई, अब आप वापस बी से ए में लाओ, सही है ना भाई। या फिर मैं कहूं कि ए से बी में जाएगी और इसको ए पे ही रहने दो, तो बताओ इधर से दाब लगाना पड़ेगा कि नहीं। बी से आपको ए पे लाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इधर दाब लगाना पड़ेगा, और उस दाब को कहा जाएगा परासरण दाब भाई। ये परासरण दाब क्यों लगाना पड़ा, परासरण को रोकने के लिए, ताकि पानी परली तरफ नहीं जाए। तो परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगा जाएगा वो, और दोनों पिस्टनों को ए पे ही रखना है, दोनों तलों के बीच साम्य रखना है, दोनों तलों के बीच साम्य रखना है। पिस्टन को कहां रखना है, इधर वाली को और इधर वाली को ए पे रखना है, दोनों तलों के बीच साम्य बनाए रखने के लिए, और परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसे क्या कहेंगे आप। तो अगला टॉपिक डालें परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण दाब में लिख दें परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए तथा परासरण को रोकने के लिए तथा तलों के मध्य साम्य बनाए रखने के लिए, तलों के मध्य साम्य बनाए रखने के लिए, परासरण को रोकने के लिए तथा तलों के मध्य साम्य बनाए रखने के लिए लगाया गया दाब, या सिंपल समझे, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। नीचे लिखे परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर नीचे लिखें परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं।
पहला समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन। समपराशरी पता है क्या होंगे भाई? दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, दो विलयन जिनके परासरण दाब दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? समपराशरी। दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो क्या कहलाएंगे? तो क्या परिभाषा होगी बताओ? समान परासरण दाब वाले विलयन समपराशरी कहलाते हैं। लिख दो डेफिनेशन। समान परासरण दाब वाले विलयन समपराशरी आइसोटोनिक पे लिखें, समान परासरण दाब वाले विलयन समपराशरी विलयन कहलाते हैं। देखो भाई, ए 3 एटीएम, बी 4 एटीएम, 3 एटीएम, ये इनके परासरण दाब है। ठीक है, विलयन है ए, बी और सी। ए और सी का परासरण दाब बराबर है, तो ए और सी क्या कहलाएंगे? समपराशरी। बच गए दो, ए और बी। दोनों के परासरण दाब भिन्न है, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन है, जिनमें से ज्यादा परासरण दाब वाला तो क्या कहलाएगा? अति पराशरी कहलाएगा, और कम वाला अल्प पराशरी। सही है ना भाई? तो अति पराशरी में लिखें, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से अधिक परासरण दाब वाला विलयन अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति पराशरी विलयन कहलाता है। अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति पराशरी विलयन कहलाता है। अब अल्प पराशरी की परिभाषा लिख दें ऐसी, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से कम वाला क्या कहलाएगा? अल्प पराशरी। डेफिनेशन वही होगी, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से कम परासरण दाब वाला विलयन अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। देखो भाई, अगली बात सुने। अब मैं एसपीएम लगा रहा हूं किसके बीच? सुनो रे इधर, विलायक के बीच और विलयन के बीच। भाई तो पानी अपने आप चल जाएगा, पानी अपने आप चल जाएगा। किधर जाएगा बताओ? पानी किधर जाएगा रे? विलयन से विलायक की तरफ नहीं जाएगा। किधर जाएगा?
विलायक से, बोलो सही नहीं, इधर जाने लग जाएगा। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए इस पर दाब लगाओ, रुक जाएगा ना। एक कपड़े में कीचड़ भर लिया है ना, अब उसमें से पानी नीचे आ जाएगा ना, और अंदर क्या रह जाएगा, कीचड़। फिर भी आप उसमें से पानी और निकालना चाह रहे हो तो अब क्या करें बताओ, कैसे? उसको आपने देखा होगा, ऐसे मोड़ते रहो, उसको घुमाते रहो। हाँ, जलेबी जैसे बनाते हैं, लेकिन जलेबी वाले में तो क्या नीचे छेद होता है, तो इसमें छेद नहीं रखना, दबाते रहो, पानी जो भी बचा वो भी बाहर निकलने लग जाएगा। सही है कि नहीं? वही काम अपन को यहां करना है। पानी इधर जा रहा है, रोकने के लिए दाब लगा दो, परासरण दाब कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो पिस्टन को क्या करना था आपको, बस इस पोजीशन तक ले आए, लेकिन अगर मान लो मैं बाहर से जो दाब लगाऊंगा वो पाई से ज्यादा कर दूं, पाई तो क्या है, परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब। इधर जा रहा था, मैंने दाब लगाया, परासरण दाब रुक गया। अब क्या कर रहा हूं बताओ, बाहर से लगाया गया दाब और बढ़ा दो, दबाए जाओ इसको। अब क्या होगा बताओ, अब पानी किधर जाएगा, विलियन से जाएगा कि नहीं भाई? भाई एसपीएम में से होकर के पानी जाता है, एसपीएम में से होकर पानी जाता है, अपने आप तो जाएगा ये, अपने आप तो जाएगा ये विलायक से विलियन की तरफ, बोलो सही कि नहीं? लेकिन अगर अपन जोर करेंगे तो ये विलियन से, और वो जोर कब करेंगे, जोर लगा दो, बाहर से दाब ज्यादा लगा दो। किससे ज्यादा भाई? पाई तो सिर्फ रोकने के लिए है, और उल्टा करोगे तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। किससे? पाई से। तो बाहर से जो लगाया गया दाब है वो परासरण दाब से ज्यादा कर दो, तो पानी किधर जाने लग जाएगा बताओ भाई? विलियन से विलायक की तरफ पानी जाने लग जाएगा। परासरण उल्टा हो गया ना, परासरण उल्टा हो गया, इसे कहा जाएगा व्युत्क्रम परासरण, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ। आरओ इसी सिद्धांत पे काम करता है भाई। अपने ऊपर जो टंकी लगी रहती है, टंकी से तो कनेक्ट करते हैं आरओ को, तो छत पे जो टंकी रखी है उस छत की टंकी में पानी है या विलियन? विलियन है भाई, पानी नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारी अशुद्धियां उसमें, ठीक है कि नहीं? तो वो अशुद्धि है, विलियन है। वो विलियन आएगा किसमें? आरओ में। यहां आ गया, ये है ऊपर की टंकी से सप्लाई, यहां आ गया, क्या है? विलियन। अब ये आरओ क्या करेगा, उस पर दाब लगाएगा, और दाब लगाओगे तो ये इधर आ जाएगा, पानी आ गया। सही है कि नहीं? ये आपके पास आरओ है भाई। तो आरओ में क्या होता है, इधर से आता है पानी जिसको आप विलियन बोलते हैं, उस विलियन पर ये दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और प्रेशर लगाएगा तो पानी इधर आ जाएगा। अशुद्धियां सारी इसी में रह जाएंगी, और उसको बाहर अलग निकालते हैं नली से, छोटी सी नली से, वेस्टेज पानी को, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना वो, है ना भाई, तो उसको बाहर निकालते हैं। ये एसपीएम लगी हुई रहती है। एसपीएम इसमें काम आती है सेल्यूलोज एसीटेट की। किसकी? सेल्यूलोज एसीटेट की। आरओ में सेल्यूलोज एसीटेट की एसपीएम काम आती है। जिसको ऐसा नहीं कहता आरओ वाला कि भाई इसकी मेम्ब्रेन खराब होगी, बदलनी पड़ेगी, तो जो मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एसीटेट की। और सबसे महंगा पार्ट उसका यही है, मेम्ब्रेन ही, जो साल 6 महीने में बदलती रहती है, क्योंकि वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएंगे, उसके सारे छिद्र ब्लॉक जब हो जाएंगे तब वो फिल्टर नहीं कर पाएगी, ठीक है ना भाई। तो व्युत्क्रम परासरण क्या होगा भाई? परासरण उल्टा हो जाएगा रे। परासरण तो क्या होता है, विलायक से विलियन की तरफ जाएगा, पानी विलायक से विलियन की तरफ जाएगा, परासरण। लेकिन अगर ज्यादा दाब लगा दिया तो पानी विलियन से विलायक की तरफ जाने लगता है, जिसे लिख दो। टॉपिक डालते हैं व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ।
बोलो भाई, लिखो। यदि बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, यदि बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया जाए, तो विलायक के अणु विलयन से विलायक की तरफ आने लगते हैं, विलयन से विलायक की तरफ आने लगते हैं, जिसे व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। नीचे लिखें, व्युत्क्रम परासरण में सेलुलोज एसीटेट की, व्युत्क्रम परासरण में सेलुलोज एसीटेट की, व्युत्क्रम परासरण में सेलुलोज एसीटेट की एसपीएम काम में आती है, सेलुलोज एसीटेट की एसपीएम काम आती है। नीचे लिखें, व्युत्क्रम परासरण द्वारा पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। डायग्राम बना दे। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम।
देखो परासरण दाब के नियम में नीचे लिखूंगा, उससे पहले आपको एक चीज बताऊं मैं। आपने ये पढ़ रखा है भाई कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, आदर्श गैस समीकरण है। इस पीवी बराबर एनआरटी में मैं जो ये पी है ना, पी, इस पी की जगह पाई लिख दूं तो पाई वी बराबर, ठीक है। तो एक परासरण दाब पाई निकालने की समीकरण हो गई। पाई बराबर क्या हो जाएगा, वी को पहले तरफ ले जाऊं, एन आर टी अपॉन, तो इस पाई के बीच और इस वी के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। तो यहां लिखेंगे आप पाई के बीच और वी के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, सही है। और इस पाई के और टी के बीच समानुपाती का संबंध, पाई समानुपाती टी, ये लो, ये नियम लो। तो नियम अपन ने पुरानी जो प्रचलित समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, उस पीवी बराबर एनआरटी में पी की जगह क्या लिख दिया मैंने, पाई, पाई वी बराबर एनआरटी हो गई। वी को परली तरफ ले गया तो पाई बराबर एनआरटी अपॉन, तो पाई का वी के साथ, पाई का टी के साथ, ये हो गया आपके पास वन ऑफ ताप दाब नियम, वन ऑफ ताप दाब नियम, ठीक है भाई। और ये इधर वाला हो गया वन ऑफ बॉयल नियम, वन ऑफ बॉयल नियम। तो दो नियम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे वन ऑफ बॉयल नियम और एक पढ़ेंगे वन ऑफ ताप दाब नियम। ये ताप हो गया और ये दाब हो गया, ताप दाब नियम। और ये किसने दिया था, बॉयल ने, ठीक है। अब आप ये बताओ मेरे को कि अगर आप पानी मिलाते जाओगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पानी मिलाते जाओ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और सांद्रता घटती जाएगी। तो दोनों के बीच कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि C बराबर 1/V, उल्टा संबंध हो गया ना, तो C बराबर 1/V। तो बताओ 1/V की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती C, बोलो सही। तो मैं पाई समानुपाती C भी बोल सकता हूं और पाई व्युत्क्रमानुपाती V भी बोल सकता हूं। कौन सा नियम, वन ऑफ, आप संबंध देख रहे हैं किसके बीच, पाई और V के बीच। पाई और V के बीच जब आप संबंध देखेंगे तो आपको T को कांस्टेंट करना पड़ेगा भाई। तीन चीज है, ठीक है। और उन तीनों के बीच रिलेशन देखना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन देखना चाह रहे हो तो इसको कहेंगे तो चुप रहना भाई, बिल्कुल कांस्टेंट, नहीं तो बीच बीच में आएगा झापड़ खाएगा, सही है कि नहीं। तो इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, दोनों के बीच संबंध देखो, इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे तो इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, सही है भी। तो आपके पास तीन चीजें हैं, पाई, वी और टी। जब आप पाई और वी के बीच रिलेशन देख रहे हैं तो टी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, और जब आप पाई और टी को, तो वी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये बात बतानी पड़ेगी कौन कांस्टेंट है, पाई और वी, बताओ टी कांस्टेंट। तो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, ये नियम लो, बोलो सही कि नहीं। तो फर्स्ट नियम लिखे वन टॉप बॉयल नियम, परासरण दाब के नियमों पहला नियम लिखे वन टॉप बॉयल नियम। वन टॉप बॉयल नियम, तो पाई समानुपाती सी भाई, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो लिखो स्थिर ताप पर, इस नियम के, इसमें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब उस विलयन की, उस विलयन की, बोलो भाई, उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है।
उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख दो तो क्या लिखोगे? पाई समानुपाती सी, इक्वेशन 1, और फिर क्या लिखेंगे? सी बराबर 1/v लिखेंगे तो पाई समानुपाती 1/v इक्वेशन। तो ठीक है, अब कौन सा नियम ले लें? वांटो ताप-दाब नियम लिख दो। वांटो ताप-दाब नियम, समानुपाती है भाई, तो इसको सी को और वी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखें इसमें, इस नियम के अनुसार स्थिर तनुता व सांद्रता पर, स्थिर तनुता व सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। ले दो पाई समानुपाती टी, इक्वेशन 3। और अब नीचे लिखें परासरण दाब की समीकरण, परासरण दाब की समीकरण। एक तो आपने क्या पढ़ा भाई? वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम पढ़ा। क्या होता है वॉन्ट ऑफ नियम? पाई समानुपाती 1/v, सही है। और एक पढ़ा आपने क्या? वॉन्ट ऑफ ताप दाब नियम। ये क्या था? पाई समानुपाती टी। दोनों को एक साथ ले लो, अगर मान लो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, तो पाई टी के साथ तो समानुपाती है और v के साथ, तो पाई समानुपाती t अपॉन v, सही है। समानुपाती का सिंबल अगर आप कहीं भी हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं भाई, तो समानुपाती का सिंबल हटा दो, कांस्टेंट लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ? पाई बराबर एस टी अपॉन वी, और यहां एस है आपके पास विलयन स्थिरांक। क्या लगा दिया बताओ मैंने? विलयन स्थिरांक। अब क्या करूं? वी को इधर ले आऊं, क्या हो जाएगा? पाई वी बराबर एस टी। एन नहीं आया ना यहां, एन इसलिए नहीं आया क्योंकि एन बराबर 1 है। 1 मोल के लिए समीकरण है ये। किसके लिए? 1 मोल के लिए। अब R बराबर एस होता है, यानी R की वैल्यू, R गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू और S की वैल्यू सेम होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, तो मैं इस S की जगह R लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा ये? पाई वी बराबर आर टी, सही। और N मोल के लिए, वो तो किसके लिए थी? 1 मोल के लिए। अब N मोल के लिए क्या हो जाएगी? पाई वी बराबर nRT, पाई वी बराबर nRT, सही है कि नहीं? R आपके पास गैस कांस्टेंट है भाई, मैं ले लूंगा, उतारना है इसको तुम, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है, हटाओ।
मेरा तो बस चले नहीं, तुमको तो सुबह पहले चाय और पिलाऊं सबको बढ़िया बैठा करके। बड़ी जल्दी तमन्ना पूरी होगी, टेंशन मत लो। चाय पानी की व्यवस्था, चाय पानी समोसा कोल्ड ड्रिंक पेटीज पेस्ट्री है ना, चल रहा है काम, प्रोजेक्ट रनिंग पे है। बड़ी जल्दी PSC फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, मतलब कौन हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। वो चाय कॉफी पेस्ट्री, पढ़ने से पहले फिर चाय पानी नाश्ता करना, फिर पढ़ना आराम से है। हाँ और क्या, इससे क्या है, इससे पाक नहीं पड़ रही। कैंटीन और कैंटीन और क्या हो जाएगा, इसका चल रहा है इतना हो गया कि भाई, हो गया। आप ऐसे करो, आर की वैल्यू लिखो जरा। हाँ आर की वैल्यू लिखो, क्या होती है बताओ। आर की वैल्यू देखो, सुनो, एक तो आप पढ़ते हैं आर की वैल्यू 8.314, 8.300, लेकिन वो पता है किस में है, वो जूल में है। सुनना भाई, 8.314 जूल में है ना। और यहां आप निकाल रहे हैं पाई, परासरण दाब, तो या तो एटीएम में आनी चाहिए, बार में आनी चाहिए भाई, एटीएम में या निकाल रहे हैं आप वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालोगे तो लीटर आना चाहिए। तो आर की ऐसी वैल्यू काम में लो जिसमें लीटर आए, एटीएम आए, बार आए, इसलिए आर की वैल्यू काम में आती है। आर बराबर 0.0821 या 0.0831, ठीक है ना भाई। ये 3 वाली तो है बार में और ये एटीएम में, ठीक है भाई। अब लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। देखो इसमें लीटर भी आ गया, एटमॉस्फेरिक पे आ गया, ठीक है भाई। तो परासरण दाब निकालोगे तो एटीएम में आ जाएगा और वॉल्यूम निकालोगे तो लीटर में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू काम आएगी कौन सी, 0.0821 या 31, ठीक है, ये दोनों काम आएंगे, लिख दो। 8.314 वाली वैल्यू आप काम में नहीं लेंगे भाई, तो इसको ऐसे लिख देना, 31 है ना, वही है, कोई दिक्कत नहीं। लीटर बार प्रति केल्विन प्रति मोल, और ये है लीटर एटमॉस्फेरिक प्रति केल्विन प्रति मोल। सही है, जैसे भी आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो 31 तो बार में है और ये 21 एटीएम में, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। परासरण दाब का महत्व, परासरण दाब का महत्व, ये इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल भाई, है ना, न्यूमेरिकल चलेंगे। और न्यूमेरिकल में मैं जितने पॉसिबल है वो तो अपन करवा ही देते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी की भाई, ठीक है ना, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, पहले मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद में जो बच जाएंगे वो एनसीईआरटी के, ठीक है। परासरण दाब का महत्व देखो भाई,
नंबर 1, अपना जो ब्लड है ना भाई, उस ब्लड का जो आरबीसी है, उस आरबीसी में 0.9 WV% बराबर 0.9, ये NaCl का विलियन होता है भाई। NaCl का विलियन होता है आरबीसी में, कितना? 0.9%। ठीक है, इसलिए जो इंजेक्ट करके ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ाते क्या भाई? मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई गर्मियों में कमजोरी आ जाती है, चक्कर आ रहे हैं ना, तो अपन नहीं कहते भाई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाया, तो वो NaCl का होता है विलियन। किसका विलियन होता है? NaCl का ही। और वो भी पता है कितना होता है? 0.9% ही। क्यों? ये भी क्या हो गया? आरबीसी के अंदर भी 0.9, आपने चढ़ाया जो भी 0.9, ये आपका ब्लड है। ठीक है, और इसमें ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर कितना है? 0.9%, और आपको अब जो चढ़ाया गया है वो है 0.9%। दोनों संपरासरी हैं, दोनों संपरासरी है, दोनों का परासरण दाब समान है। परासरण दाब पाई समान है तो सांद्रता भी समान होगी। क्यों? पाई समानुपाती सी। बोलो सही है कि नहीं? दोनों का पाई समान है, सांद्रता समान है, तो बताओ पानी किधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा रे। आपने कहा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाता है, लेकिन यहां तो दोनों की सांद्रता बराबर है, तो न तो पानी इस आरबीसी के अंदर जाएगा और न पानी आरबीसी के, न तो ये आरबीसी फूलेगी न आरबीसी चिपकेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। आपने सपोज किसी ने कहा कि वो तो नमक का विलियन ही चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? नमक का विलियन चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में। आपने सोचा यार नमक का विलियन हॉस्पिटल में जाऊंगा, 70 रुपए लगेगा, 700 रुपए लगेगा, अपन घर में ही बना चढ़ा ले। आपने नमक को पानी में घोला और बना लिया 1%, 1%, 2%, ज्यादा कमजोर है, नमक थोड़ी ज्यादा घोल दिया, नमक ज्यादा घोल दिया, 5% बना लिया, और वही नली वड़ी लगा लोगों के नमक छड़ा, अपना लेट गया आराम से, चढ़ती रहने दे भाई, है ना। अब देखो हुआ क्या, अंदर गया कितना? 1% का, तो गाढ़ा है पतला है? इस 0.9 की तुलना में गाढ़ा हो गया ना। पानी आरबीसी से बाहर आ जाएगा और आरबीसी पिचक जाएगी भाई, आरबीसी पिचक जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने नमक कम घोड़ा और 0.3% का चढ़ा दिया, तो पानी अंदर चल जाएगा, आरबीसी फूल जाएगी, फूट जाएगी। सही है कि नहीं भाई? दोनों ही कंडीशन में आरबीसी को नुकसान होगा। ठीक है ना भाई? बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी अगर अपन ऐसा करते हैं तो। इसलिए ध्यान रखना, ग्लूकोज की जो बोतल चढ़वाई जाती है, सोडियम क्लोराइड का जो चढ़वाया जाता है विलियन, वो कितना रहता है? 0.9% रहता है। ग्लूकोज की कोई भी बोतल या जो सोडियम क्लोराइड की बोतल है, उसको आप देखोगे उस पर यही लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर ये लिखा हुआ रहता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ रहता है भाई। तो जो भी आपको चढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन, है ना भाई, वो 0.9 रहेगा, ध्यान रखना। एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें अच्छा प्रश्न बनता है कि भाई इतना चढ़ा दिया तो क्या हो जाए, इतना चढ़ा दिया तो क्या हो जाए, आरबीसी को 1% में रख दिया तो क्या होगा, 0.1% में रख दिया तो क्या होगा। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, लिखें इसमें, फर्स्ट लिखें, रक्त में आरबीसी में NaCl का 0.9%, आरबीसी में 0.9%, कोष्टक में लिख देना WV% है। ये क्या है? WV%। 0.9% NaCl का विलियन होता है। ठीक है भाई। अब नीचे 3 कंडीशन लिख देंगे, 3 सिचुएशन। नंबर 1 पे मतलब नीचे लगा के लिख दो, यदि आरबीसी को 0.9% NaCl के विलियन में रख दिया जाए, 0.9% NaCl विलियन में रख दिया जाए,
तो आरबीसी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और सेकंड, यदि आरबीसी को NaCl के 1% तो विलियन कैसा भाई, गाढ़ा पतला रहे, गाढ़ा है, तो आरबीसी का पानी बाहर आ जाएगा, आरबीसी पिचक जाएगी ना। 1% NaCl विनेगर में रख दिया जाए तो आरबीसी का पानी बाहर आ जाएगा और आरबीसी पिचक जाएगी। अब 0.1% में रख दो तो क्या हो जाएगा, पानी अंदर चल जाएगा और आरबीसी फूल जाएगी। तो ये एक प्रश्न है, प्रश्न का आंसर लिखा दिया मैंने। एनसीईआरटी में लास्ट में जाकर के प्रश्न है भाई ये, है ना, तीनों कंडीशन उसमें लिख रखी है, वो कंडीशन मैंने यहां लिखवा दी, तो आंसर यहां मैंने फ्री कर दिया। पॉइंट 1% में रख दो भाई, तो पानी आरबीसी के अंदर चला जाएगा और आरबीसी फूल जाएगी। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन लिखें। देखो भाई, मास को संरक्षित रखना है तो इसके ऊपर क्या होता है, एक नमक की लेयर लगा देते हैं भाई, नमक की एक लेयर लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मान लो इसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया ना, है ना, तो बैक्टीरिया का पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर ये जो नमक है, नमक गाढ़ा हो गया ना, तो और आरबीसी के अंदर ये जो बैक्टीरिया के अंदर का पानी पतला और बाहर नमक का गाढ़ा, बैक्टीरिया का पानी निकल जाएगा बाहर और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे भाई। तो बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते अगर उसको किससे ढक दिया जाए तो। ठीक है, तो लिख दें, मास को संरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर NaCl की एक लेयर बना देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव नहीं पनपते। आया हुआ प्रश्न है, देखो भाई, ये कच्चा आम है, कैरी, ठीक है, तो कैरी का अचार डालने से पहले क्या करते हैं, इस कैरी को नमक के गाढ़े घोल में रख देते हैं भाई। किस में रख देते हैं, नमक की गाढ़े घोल में। गाढ़े घोल का मतलब संतृप्त विलयन रहे, संतृप्त विलयन में रख दो तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा कैरी का, सही है कि नहीं। और फिर इस कैरी को निकाल करके सुखा करके फिर अचार डाला जाता है, अचार लंबे समय तक चलता है, इसका पानी बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है, और अगर मान लो इसमें पानी रहेगा ही नहीं तो अचार खराब नहीं होगा, और अगर इसमें पानी रह जाएगा तो थोड़े दिन बाद में कैरी खराब हो जाती है, अचार खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी परासरण का ही अनुप्रयोग है। नमक का गाढ़ा है, बाहर गाढ़ा और अंदर, तो ये राजस्थान बोर्ड का प्रश्न था, एक ध्यान रखना भाई, राजस्थान बोर्ड का एक प्रश्न था कि क्या होगा यदि कच्चे आम को नमक के संतृप्त विलयन में रख दिया जाए, तो उसका ये रीजन है। ठीक है ना, पानी बाहर निकल जाएगा, अचार ज्यादा दिन तक चलेगा भाई। तो लिख दें, यदि कच्चे आम को नमक के संतृप्त विलयन में रख दिया जाए, संतृप्त का मतलब गाढ़े में रख दिया जाए भाई, किसी को भी रख दे आप तो पानी बाहर ही निकलेगा। नमक के गाढ़े घोल में रख दिया जाए
तो बाह्य परासरण के कारण, बाह्य परासरण है पानी बाहर निकल जाएगा, बाह्य परासरण के कारण कच्चे आम का पानी बाहर निकल जाता है और अचार ज्यादा दिन तक यह अचार खराब नहीं होता, ऐसा लिख दें। देखो भाई, फूल, फल, सब्जियां, इनके ऊपर होता क्या है कि धूप में रखी रखी ये क्या हो जाती है, मुरझा जाती है शाम तक। तो आपने सब्जी वाले देखे होंगे, पे बार बार क्या छिड़कते रहते हैं, वो पानी छिड़कते रहते हैं। तो जो ही वो सब्जी मुरझाएगी, पानी छिड़कोगे, अंतः परासरण हो जाएगा और ये सब्जियां वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है ना भाई, मतलब ताजा हो जाती हैं। तो फूल वगैरह, फल, सब्जियां, इनमें अगर पानी छिड़का जाए तो ये नहीं होता। ठीक है। अब जैसे मान लो आप मार्केट से सब्जी लेने गए और आप सब्जी कैसे ले आओ, बिल्कुल मुरझाई हुई, पालक, भिंडी, टिंडा, कैसे ले आओ, बिल्कुल मुरझाई ले आओ घर। मम्मी देखते ही क्या ले आए, कोई बात नहीं बेटा सीख जाएगा, सही है कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा सीख जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके पापा ले आए तो स्टार्ट है फिर तो ठुकाई, है ना भाई। इसलिए आप ये बात खुद सीख ले और अपने सभी पापाओं को बता देना कि भाई जब भी आप सब्जी लेने जाएं, सब्जी ले आए, तो पहले घर के बाहर उसको क्या कर लेना, धो लेना, छिड़क लेना पानी, फिर अंदर लेना। ठीक है। और आप भी सीख लेना, नहीं बाद में दिक्कत आएगी। हैं? लिख दो भाई, अगला अनुप्रयोग लिखें। फूल, फल, सब्जियां, फूल, फल, सब्जियां स्टार्टिंग में से ना मुरझाई हुई फूल, फल, सब्जियां आदि के ऊपर पानी छिड़कने से अंतः परासरण के कारण ये वापस ताजी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वापस एज इट इज हो जाएगी। बिल्कुल सब्जी, पालक है जैसे, बिल्कुल वो हो गया, फिर पानी छिड़को वो जिंदा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है ना। आदमी मर गया, फिर आप उसमें पानी छिड़कते जाओ तो मर गया, मरना जो है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि वापस उसी जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है।